नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के संचयन पुस्तक से आखिरी जो हमारा पाठ है, लेसन है, वो आखिरी पाठ का नाम है टोपी शुक्ला और पाठ के लेखक है राही मासूम रजा। इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? राही मासूम रजा। और हमारा ये अंतिम पाठ है संचयन के अंतर्गत। पाठ का नाम क्या है? टोपी शुक्ला। क्या है नाम? टोपी शुक्ला। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे जो पुस्तक के अंतिम भाग में दिया गया है। राही मासूम रजा, 1927-1992 तक का समय इनका। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद इन्होंने कुछ साल तक वही अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा स्क्रीन प्ले या स्टोरी, संवाद, डायलॉग्स और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने इन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। तो ध्यान रखिए, 90 के समय में 1990s के समय में जो एक तरह से B.R. चोपड़ा के द्वारा प्रसारित महाभारत जो सीरियल आता था दूरदर्शन चैनल पर, उसकी जो पटकथा, स्टोरी या स्क्रीन प्ले, डायलॉग जो भी थे वो किन्होंने लिखे थे बच्चों? राही मासूम रजा जी ने लिखे थे। ध्यान रखिए। तो इसी से कारण इनको जो है एक तरह से पॉपुलैरिटी मिली थी। राही मासूम राजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। इन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं, पुस्तकों के नाम आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, सभी हिंदी उपन्यास। मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास, मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मई, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह है। 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य है और छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी है ये। राही का निधन मतलब मृत्यु, डेथ जो है एक तरह से 15 मार्च 1992 को हुआ। तो इस प्रकार बच्चों इन्होंने अनेकों मतलब हिंदी के क्षेत्र में उर्दू के साथ साथ हिंदी फील्ड में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब ये टोपी शुक्ला जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम, ये उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का एक उपन्यास मतलब नॉवेल है, एक बहुत बड़ा नॉवेल है। और नॉवेल का ही कुछ पाठ जो है, कुछ अंश आपको पढ़ाई के लिए संचयन पुस्तक में रखा गया है। तो ये टोपी शुक्ला जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इधर पाठ मतलब नॉवेल का जो एक पाठ है और उस नॉवेल को किसने लिखा है? राही मासूम रजा जी ने लिखा है। समझ में आ रही बात ना बच्चों? तो नॉवेल का ही छोटा सा मतलब सम लिटिल बिट पार्ट आप लोगों को पढ़ाई के लिए रखा गया है। तो अब हम पाठ पर आते हैं बच्चों। तो पेज नंबर 32, टोपी शुक्ला, लेसन पर आ रहे बच्चों। टोपी शुक्ला। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं।
तो लेखक हमारे बता रहे हैं टोपी शुक्ला पाठ की शुरुआत में ही, इफ़न के बारे में जान लेना इसलिए ज़रूरी है, टू नो अबाउट द इफ़न। वाई? बिकॉज इफ़न जो है टोपी शुक्ला का फर्स्ट फ्रेंड था, पहला दोस्त मतलब फ्रेंड था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा, मतलब उर्दू का वर्ड है इफ़न, लेकिन इसको हमेशा इफ़न कहता था। कौन कहता था? ये टोपी कहता था। टोपी डिड नॉट प्रोनाउंस करेक्टली द वर्ड इफ़न, ध्यान रखिए। फिर भी बट इफ़न ने इस मतलब जो है करेक्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए उसे कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन वह टोपी के द्वारा बोले गए स्पीक किए गए ये इफ़न शब्द को वो इफ़न शब्द में भी आनंद लेता था। ही फील हैप्पी, तो बोलते रहा। इसी में उसकी बड़ाई थी, वो अप्रिशिएट मतलब एक तरह से प्रेजिंग हो रहा है मेरे लिए कहकर सोचता था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है, नेम्स का जो एक तरह से गड़बड़ी होती है ये भी जो है एक तरह से डिफरेंट है कहकर लेखक बता रहे हैं। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं। तो मतलब हिंदी और उर्दू कहाँ से जन्मी है? वेर इज फ्रॉम कम? हिंदवी से आई हुई है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नेम चेंज करने से व्हाट इज द मीनिंग, यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। जैसे नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं। अगर नाम कृष्ण हो, ठीक है ना, कृष्ण हो तो उसे अवतार मतलब एक तरह से गॉड माना जाता है। और मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर मतलब एक तरह से प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट जो मैसेंजर होता है, गॉड का मैसेंजर, उसे हम पैगंबर कहते हैं। तो मोहम्मद कहने से पैगंबर का मीनिंग निकलता है, प्रॉफिट का मीनिंग निकलता है। और कृष्ण कहने पर जो है किसका मीनिंग निकलता है? गॉड का मीनिंग निकलता है। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए कि, ओके ना, तो इनसे मतलब ये नाम के झंझट में या नाम के प्रॉब्लम्स में पढ़कर लोग फॉरगेट दिस थिंग, व्हाट दे थिंक, कि दोनों ही, चाहे श्री कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण हो या मोहम्मद पैगंबर हो, दोनों ने क्या किया था? दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। मिल्क देने वाले जो है वो एनिमल्स को क्या करते थे? एक तरह से वो लोग पालते थे, उनको चराया करते थे, जंगलों में जो है वो चराने के लिए लेके जाते थे। दोनों ही पशुपति थे, ठीक है ना, पशुओं को पालने वाले। गोवर्धन और ब्रज कुमार थे, ठीक है ना, गोबर मतलब जो गाय बैलों का जो भी आता है उसे गोवर्धन, और ब्रज कुमार, ब्रज एक तरह से जो है मथुरा वगैरह मथुरा का जो एरिया है उसे ब्रज कहते हैं। और वहाँ पर आने वाले, वहाँ पर जो है एक तरह से पैदा हुए लोगों को हम एक तरह से ब्रज कुमार कहते हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि, या फिर ब्रज कुमार हम इसलिए कहेंगे कि गाय बैल जो गाय बैलों को जो पालते हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक एनिमल, दैट विच वन दैट, एक गाय बैल या बकरिया, है ना, बकरिया, गोट, शिप, उनको जो पालते हैं उन्हें हम ब्रज कुमार या गोवर्धन या क्या कहते हैं, पशुपति कहते हैं। तो दोनों का मतलब नाम अलग अलग है, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम श्री कृष्ण है, बट बोथ आर व्हाट आर दे डूइंग द सेम वर्क। तो इसमें हमें अलग डिफरेंस करने की क्या जरूरत है कहकर लेखक हमें बता रहे हैं। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। दैट्स वाई इफ़न के बिना, विदाउट इफ़न, टोपी का कोई महत्व इम्पोर्टेंट नहीं है, और टोपी के विदाउट टोपी इफ़न का भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोनों के बिना मतलब एक दूसरे को अलग करना मतलब ये जो है आधे अधूरी कहानी होगी। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। दैट्स वाई वी गोइंग टू इफ़न होम। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में, ओके ना, हमें क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, एक तरह से उसके सोल में कैसी हवा है, विच टाइप ऑफ एयर मतलब गोइंग ऑन, और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फले, तो उसके घर में किस प्रकार का जो है एक तरह से एटमॉस्फियर है इस पर, और परंपराएं मतलब जो है ट्रेडिशन या कल्चर किस प्रकार का ट्रेडिशन है, ये हमें देखना जरूरी है कहकर लेखक यहाँ पर हमें टोपी शुक्ला के इंट्रोडक्शन में ये जानकारी दे रहे हैं। तो क्या जानकारी दे रहे हैं कि इफ़न टोपी का क्या था? पहला मित्र था। ये ध्यान रखिए,
टोपी ने कभी भी इफ़न शब्द का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया, बट इफ़न उस बात को बुरा मानता था, लेकिन उसने कभी भी जो है इसको माइंड में नहीं लिया, ठीक है ना। टेक इट इज ईजी, दैट्स वाई क्या हो गया, वह टोपी का अच्छा मित्र बन गया। लेकिन नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। ऑथर व्हाट इज सेइंग, नेम में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। नेम तो अलग अलग मीनिंग देते हैं, बट वर्क, हमारा वर्क क्या है ना, व्हाट इज वी आर डूइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के लेखक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। लेखक ने हमारे लिए व्हाट ही गिवन द एग्जाम्पल श्री कृष्णा का और जो है किसका दिया है, मोहम्मद पैगंबर का। दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों, एक हिंदू धर्म से संबंधित है तो दूसरा जो है मुसलमान धर्म से संबंधित है, लेकिन दोनों ने भी क्या किया था, पशुओं की रक्षा की थी, पशुओं का पालन पोषण करते थे, है या नहीं। हाँ, तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर नाम कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेखक बता रहे कि इफ़न के बिना टोपी और टोपी के बिना इफ़न, ये कहानी अधूरी रह जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये स्टोरी या ये नॉवेल जो है उनके बिना हाफ रह जाएगी, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले लेखक कह रहे हैं कि हम इफ़न के घर चलते हैं, मतलब इफ़न के बारे में यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफ़न, हु इज़ इफ़न, ओके ना, व्हाट इज मतलब उनके फैमिली कंडीशंस क्या थे, ओके ना, ट्रेडिशन वहाँ पर क्या है, ओके ना, जो उनके फैमिली का या उनके जो है एक तरह से होम का एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बारे में फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन लेंगे कहकर लेखक हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये जानकारी दे रहे बच्चों। तो समझ में आया होगा आपको कि टोपी शुक्ला में हमें दो कैरेक्टर बाहर आए हैं। एक कौन कौन सा आया बच्चों, एक टोपी शुक्ला और दूसरा क्या है, इफ़न। अब आगे, इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, ओके। तो क्या बता रहे लेखक, इफ़न की स्टोरी वेरी लॉन्ग है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, बट वी आर, है ना, हम किसकी कहानी सुन रहे हैं, टोपी की कहानी सुन रहे हैं। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। दैट्स वाई वो लेखक कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द होल स्टोरी अबाउट इफ़न, बट लिटिल बिट, जो टोपी के लिए, टोपी की कहानी के लिए जो आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है ना, उतनी ही स्टोरी में बताऊंगा कहकर लेखक हमें बता रहे। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। आई वांट टू से लेखक बता रहे व्हाई आई वांट टू से अबाउट द इफ़न, बिकॉज होल स्टोरी में मतलब कहीं ना कहीं पर, ओके ना, एवरी टाइम एवरी प्लेसेस जो है इफ़न वर्ड, इफ़न शब्द यू हर्ड, दैट्स वाई मुझे इफ़न के बारे में जानकारी देना मतलब मैं ज़रूरी इम्पोर्टेंट समझता हूँ कहकर लेखक हमें बता रहे हैं। तो देखो, न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की, परछाई मतलब शैडो, न टोपी इफ़न का शैडो है, न इफ़न टोपी का शैडो है। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति है, बोथ आर इंडिपेंडेंट पर्सन्स। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों पर्सन्स का जो डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट और जो है इंडिपेंडेंटली जो है डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग जगह पर। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली है। हाँ, बोथ ऑफ गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फैमिली या जो है हाउस एटमॉस्फेयर या परंपराएं, मतलब ट्रेडिशंस का जो होता है ट्रेडिशन मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, इन दोनों ने जो है लाइफ के बारे में जो है थिंक इनकी दोनों की डिफरेंट है, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। बट इफ़न टोपी की कहानी का, स्टोरी ऑफ टोपी का अटूट अनब्रोकेबल जो है क्या है, पार्ट है। इसको हम अलग डिफरेंट नहीं कर सकते। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर दैट क्या कह रहे हैं कि यह टोपी की कहानी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? इफ़न। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया
कि इफ़न कौन है और टोपी कौन है। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, यहाँ तक आपको पता चला। और इफ़न शब्द सुनते ही आपको समझ में आ रहा है ये किस संप्रदाय से संबंध रखता हो, और टोपी शुक्ला, शुक्ला कहते हैं किस संप्रदाय या किस जाति से यह वर्ड बिलोंग करता है। हाँ, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 33 पर। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग द हिंदू मुस्लिम और बोथ आर ब्रदर्स, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? हाँ, मैं यह बेवकूफ़ी मतलब फुलिशनेस में क्यों कहूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई है? तो लेखक कह रहे कि मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग द स्टोरी अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर भाई भाई ब्रदर्स है। मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करूँ, फुलिशनेस में क्यों करूँ? ठीक है ना। क्या मैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई है? आई एम नेवर से टू माई एल्डर ब्रदर और स्मॉलर ब्रदर यू आर माई ब्रदर। ओके ना। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? क्या इफ आई एम नॉट सेइंग, क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं। हिंदू एंड मुसलमान बोथ आर ब्रदर्स, वाई यू वांट टू से अगेन वी बोथ आर भाई भाई? यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इफ़ नॉट व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन तो जो है मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एक कथाकार हूँ। लेखक कह रहे आई एम स्टोरी राइटर, आई एम वन ऑफ द स्टोरी राइटर, और कथा सुना रहा हूँ। आई एम टेलिंग स्टोरी। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र है, ठीक है ना। दिस बोथ आर द टू कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टोपी शुक्ला। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो देखिए, टोपी शुक्ला का पूरा नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला। और इफ़न का नाम क्या है? इफ़न का नाम बताया जा रहा है बच्चों, सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। मतलब यहाँ पर बलभद्र नारायण शुक्ला को क्या नाम दिया गया? टोपी। और यहाँ पर फिर आप लोगों को सैयद जरगाम मुर्तुजा को नाम क्या दिया गया? इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, प्रेस्ट। ठीक है ना। प्रेस्ट मतलब जानते ही आप लोग, एक तरह से मस्जिद में एक तरह से कुरान वगैरह आदि का जो है एक तरह से पाठ करते हैं, ठीक है, उन्हें प्रेस्ट कहते हैं। तो इफ़न के दादा मतलब जानते हैं ग्रैंडफादर, परदादा मतलब फोर फादर्स, बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर मौलवी थे। मौलवी का मतलब प्रेस्ट थे। काफिरों के देश में पैदा हुए थे। काफिर का मतलब है दोज हु आर नॉट बिलीव टू गॉड, ओके, उसे काफिर कहा जाता है। उस देश में पैदा हुए थे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताने की बात एक मुख्य है कि काफिरों का देश मतलब हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कहा गया है। काफिरों के देश में मरे, हिंदुस्तान में ही मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। वसीयत मतलब मरने से पहले बिफोर डेथ विल बनाई जाती। उस विल में उन्होंने क्या लिखा कि आफ्टर माय डेथ मेरी जो डेड बॉडी है वो कहाँ ले जाए? करबला। करबला इज अ होली प्लेस ऑफ मुस्लिम, ओके ना, वहाँ ले जाकर जो है उन्हें दफनाया जाए। ओके, तो उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उनके सोल ने मरने के बाद उनके सोल ने जो है एक सांस भी मतलब एक ब्रीथ भी जो है इस देश में नहीं ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। तो उनके फैमिली में फर्स्ट हु आर द इंडियन हु इज दैट? इफ़न के पिता, फादर हुए। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में
कब्रिस्तान जानते हैं आप लोग, मरने के बाद जो दफनाया जाता है, ठीक है। तो इफ़न के पिता जब मरे तब उनके पिता का नाम क्या है यहाँ पर, सैयद मुर्तजा। उन्होंने विल में ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है ना, कि आफ्टर माय डेथ मुझे जो है करबला या होली प्लेस में जो है दफनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में उनका बर्थ हुआ था, इसलिए वो अपने आप को इंडियन मानते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में ही अपने आप को दफनाने की बात कही। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। इफ़न की परदादी, ठीक है ना, परदादी मतलब फोर मदर, वो भी जो है क्या है, एक तरह से बड़ी नमाजी मतलब जानते हैं वो प्रे, जो मुसलमान जो प्रेयर करते हैं 5 टाइम्स का, उसे जो है नमाजी कहते हैं, बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी। दिस आर ऑल द होली प्लेस ऑफ मुस्लिम, एक तरह से रिलीजियस के क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा जर्नी करके आई थी। इन होली प्लेस की जो है जर्नी करके आई थी कौन, इफ़न की परदादी, ओके ना, नॉट ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर एक तरह से। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतवा रहती। बट कोई भी अगर जो है घर से बाहर जाता तो घर के बाहर एक पानी का जो है पॉट रखवाती, क्योंकि किसी को भी कुछ बुरा न हो। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। अब इफ़न की दादी, ग्रैंड मदर की बात आ रही है, मतलब ग्रैंड मदर यहाँ पर दादी का मतलब होता है एक तरह से फादर की मदर, ध्यान रखिए। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। पाबंद वेरी स्ट्रिक्टली शी इज फॉलोइंग व्हाट, क्या फॉलो करती थी, नमाज, प्रेइंग करना, रोजे मतलब जो है फास्टिंग वगैरह रखना। परंतु जब इकलौते बेटे को, वन एंड ओनली सन को चेचक जानते हैं आप लोग, चिकन पॉक्स एक तरह से, हाँ, चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। लेकिन जब उसके वन एंड ओनली सन को क्या हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया, तो उसके बेड के पास जो है एक सिंगल लेग पर खड़े होकर उसने प्रेयर करना शुरू कर दिया। किसको, हिंदू माता, जो चेचक है, चिकन पॉक्स की जो है माँ देवी मानी जाती है, गॉड मानी जाती है, उस पे उसको प्रे करने लगी। और क्या करने लगी, माता, हाँ, माता मतलब है मदर, तो मेरे बच्चों को माफ़ कर दो, फॉरगिव माय चाइल्ड बोल के इस तरह से प्रे करने लगी थी। पूरब की रहने वाली थी, हाँ, इस साइड की थी वो। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। ईस्ट साइड में बोली जाने वाली जो है एक डायलेक्ट है, जो हिंदी का ही एक रूप होता है। जैसे अभी आपने सुना, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो, तो इस तरह का जो डायलेक्ट है इसे पूर्वी डायलेक्ट कहते हैं। वो पूरब के क्षेत्र में मतलब ईस्ट साइड में एक तरह से बोली जाती है, ध्यान रखिए। और जब वो 9 या 10 या 9 या 10 ईयर्स की थी तभी इसके मैरिज हो गया था, मतलब उनकी दादी के मैरिज होकर कहाँ आई थी वो, लखनऊ आई थी। बट जब तक उनका मतलब जब तक जो है वो जिंदा रही तब तक उन्होंने जो है कौन सी बोली है, पूरब की बोली ही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, हाँ, इनलास की जो मदर टंग थी वो कौन सी थी उनकी, लखनऊ की उर्दू। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, मतलब मायके मतलब जानते हैं आप लोग कि उनके माँ के घर की बात, जहाँ से वो आई थी, है ना, तो उनके मायके की जो भाषा वो अपने जो है साथ लेकर ही आई थी। इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता, ठीक है ना। उनके हाथ के या उनके जो है मन के, माइंड की जो भी है ना फीलिंग्स थे, वो कोई भी नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि उसने मतलब इफ़न की दादी ने उर्दू नहीं सीखी। वो जब तक रही तब तक उसने किस भाषा का प्रयोग किया है, अपनी पूर्वी बोली का ही प्रयोग किया है। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है,
ठीक है ना। जब बेटे की शादी हुई, मैरिज हुआ अपने सन का, तो वो गाना बजाना शी वांट टू एंजॉय, ओके ना, डांसिंग एंड सिंगिंग शी वांट। बट मौलवी के घर में, एक प्रेस्ट के घर में, प्रेस्ट मतलब बताया मैंने, मुसलमान मतलब मस्जिद में नमाज वगैरह वो करने वाले जो है एक तरह से गुरु, धर्म गुरु कहा जाते हैं, रिलीजियस प्रेस्ट थे। तो उनकी फैमिली में सारे लोग उसी तरह का जो है एक तरह से काम करते थे, इसलिए नॉट अलाउड, मतलब ये सिंगिंग डांसिंग और नॉट अलाउड इन देयर फैमिली। बेचारी दिल महसूस कर रही, अपसेट होकर रह जाती थी। हाँ, इफ़न की छठी पर, छठी मतलब जो है जन्म के छठवें दिन पर, मतलब इफ़न जब पैदा हुआ, आफ्टर द बर्थ ऑफ 6th डे, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया जाता है, उस सेलिब्रेशन को छठी कहा जाए। छठी में उन्होंने जी भर कर जश्न किया, लॉट ऑफ उन्होंने जो है क्या एंजॉय किया इफ़न के बर्थ पर। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। इफ़न कब पैदा हुआ था? दादा के मरने के, आफ्टर ही ग्रैंडफादर के डेथ के बाद जो है कौन जन्मा था, तो इसका बर्थ हुआ था इफ़न का। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो जो डिफरेंस एक तरह से वुमेन और जो एक तरह से मैन में किया जाता है, उसको ध्यान में रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ओके ना। वाई? क्योंकि इफ़न जो है जो पैदा हुआ था, जिस घर में, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वे लोग, द फैमिली इज प्राइस्ड फैमिली, ओके ना। वो मस्जिद में एक तरह से मस्जिद में एक तरह से नमाज वगैरह आदि के जो है काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो इस तरह से फॉलो करना, स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ रहे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग अभी तक जो हुआ उस पर एक बार से फिर से डिस्कस कर ले। तो लेखक हमारे राही मासूम रजा इस पाठ के लेखक है, जिस पाठ का नाम क्या है हमारे बच्चों? एक तरह से टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला ये राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया एक नावल है, ओके ना। नावल का कुछ पार्ट आप लोगों को जो है स्टडीज के लिए रखा गया है। तो टोपी शुक्ला इस पाठ में अभी तक आप लोगों को पता चला, दो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पता चला, एक टोपी शुक्ला एंड अनदर वन हु इफ़न, ठीक है ना। अब आप इनके नाम से ही बता सकते हैं कि दोनों कौन से जाति से, कौन से रिलीजियस से जो है बिलोंग करते हैं। तो टोपी शुक्ला, उनका असली नाम, पूरा नाम क्या था? बलभद्र नारायण शुक्ला, मतलब हिंदू परिवार से, ब्राह्मण परिवार से था। और दूसरा इफ़न जो है मुर्तुजा, उनका सैयद मुर्तुजा पूरा नाम जो बताया, ये मुसलमान परिवार का लड़का है, ठीक। अब हमें इफ़न के बारे में जानकारी दे रहे कि इफ़न कब पैदा हुआ। तो इफ़न की परदादी के बारे में पता चला, मेनली इफ़न की दादी ग्रैंड मदर के बारे में हमें जानकारी मिली कि ग्रैंड मदर जो है वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो मुसलमान रिलीजियस के अनुसार जो नमाज जो प्रेयर करना, वो सारे करना है, फास्टिंग करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। उनकी जो बोली है, उनका जो डायलेक्ट है वो पूरब की है ना, क्योंकि पूरब की रहने वाली थी। ईस्टर्न साइड से मैरिज होकर जो है लखनऊ आ गई थी, मतलब उनके जो पति है वो कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं, ठीक है ना। और पति भी इनके जो कौन सा काम करते थे? व्हाट डिड ही वर्क? क्या? प्रीस्ट का। प्रीस्ट मतलब एक तरह से मस्जिद में मौलवी का काम करते थे, ठीक है, नमाज वगैरह अदा करना। इसलिए रिलीजियस पीपल की उनकी फैमिली थी, ठीक है ना। रिलीजियस पीपल मतलब पूरी तरह से होल रिलीजियस पीपल की फैमिली हम कह सकते हैं। तो इसलिए उनको, लेकिन इफ़न की दादी को नाच गाना, मतलब डांसिंग, सिंगिंग, इंजॉयमेंट, ये सब जो है बहुत ही इंटरेस्टेड था। बट एक तरह से मौलवी के घर में शादी मैरिज होकर आने के कारण वहाँ पर मौलवी के घर में दिस टाइप ऑफ ऑल एंजॉयमेंट्स आर नॉट अलाउडेड, दैट्स वाई शी ऑलवेज अपसेट। बेटे की शादी पर भी वो एंजॉय नहीं कर सकी। बट उसने क्या किया है, एक तरह से इफ़न जैसे ही पैदा हुआ उसके 6th डे पर जो है सेलिब्रेशन किया जाता है, उसे क्या कहा?
छठी पर उसने बहुत जश्न, जश्न मतलब सेलिब्रेशंस किए हैं। यहाँ तक की कहानी आपको पता चली बच्चों कि इफ़न की दादी कैसी थी, इफ़न की दादी क्या क्या करती थी, इफ़न की दादी को क्या क्या पसंद था, ये हमें अभी पता चला है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 34 पर है हम लोग। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, ठीक है ना, शी इज नॉट डॉटर ऑफ एनी मौलवी, ओके। इफ़न की दादी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी, लैंडलॉर्ड की जो है क्या थी, डॉटर थी, मतलब रिच, समझ में आ रहा है ना, रिच पीपल मतलब रिच फैमिली से आई हुई थी, दूध मिल्क घी खाती हुई आई थी। परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हड्डियों में और असमियों के यहाँ से आया करता था। तो देखिए, जिस घर से आई थी, द फैमिली इज बिलोंगिंग टू रिच पीपल्स, ओके ना, लेकिन वहाँ पर दूध घी खाने पीने की सारी चीज़ें सो मच हुआ करती थी, लेकिन शायद आफ्टर मैरिज जिस फैमिली में वो आई थी वहाँ पर दही भी खाने के लिए जो है मुश्किल थी, ओके। दही मतलब कर्ड भी जो है उसको नहीं मिलता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। जब भी शी गोइंग टू मदर हाउस, मतलब पूरब जाती थी, अपने मदर हाउस जाती थी, तो वहाँ पर जो है वो खूब जी भर के, है ना, लॉट ऑफ जो है क्या करती थी, वो खाती थी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। आफ्टर कमिंग टू अगेन इन लॉज होम, तो क्या करना पड़ता था, मौलविन प्रेस्ट बन के रहना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी, अपने मियाँ मतलब यहाँ पर पति, हस्बैंड से वन एंड मोस्ट कंप्लेंट इज दैट ओनली कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं, ठीक है ना। अपने हमेशा जो अपने पति से एक ही शिकायत कंप्लेंट रहती थी कि पति उनके ऑलवेज मौलवी बनकर रहते थे। ससुराल में उनकी आत्मा सदैव बेचैन रही, ठीक है ना, बेचैन मतलब हेजिटेट या फिर कह सकते टेंशन, ओके ना। तो ससुराल में इनलास के घर पर हमेशा जो है उनकी आत्मा सोल बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा, When she died, ठीक है ना, तब बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजब, तो बिगड़ गई। तो बेटे ने पूछा था कि आफ्टर डेथ तुम्हारी डेड बॉडी को कहाँ ले जाए, करबला या नजब, तो बिगड़ गई। हाँ, शी इज वेरी एंग्री एंड स्कोल्डिंग ऑन हिम। बोली, ए बेटा, जौनों से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दो। अगर तुमसे यह जो है मेरी लाश डेड बॉडी संभाली नहीं जाती है तो मेरे घर, मेरे मॉम के यहाँ मेरी डेड बॉडी को भेज दो, ठीक है। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है, ठीक है ना। जब डाई का समय आता है, डेथ का समय आता है, टाइम आता है, तब मेमोरी जो है लॉस हो जाती है। उसी तरह से इफ़न की दादी की भी मेमोरी जो है लॉस हो रही थी। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। उनका जो घर है कहाँ पर है, उनके एक तरह से उनके मायका जो है कहाँ पर है, कराची में है। कराची नाउ इन पाकिस्तान में है और अभी उनका जो पूरा हाउस है वो गवर्नमेंट के अंडर चला गया है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है, हाँ। मतलब कोई मरते समय, डेथ के समय जो है ये छोटी छोटी स्मॉल थिंग किसी के मेमोरी में नहीं रह सकती। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपना देखता है, ठीक है ना। मतलब बिफोर डाइंग वी सॉ द वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम। और हमें ये छोटी छोटी जो है टेंशन भरी बातें, जो होल लाइफ हमारे साथ जो है कुछ जो बुरा हुआ था, बैड हुआ था, उसको हम याद नहीं करते। तो यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया, मतलब मरते समय, ओके ना, उनको अपना घर, अपना होम जो है याद आ रहा था। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। उस घर का नाम क्या था, कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। कच्ची इसलिए थी कि वो कि सैंड से उसको बनाया गया था, मड से उसे बनाया गया था। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था
और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। उनको यह अपने मेमोरीज में यह बातें याद आई। ओके, कौन सी बातें याद आई? बचपन में उन्होंने जो है क्या है, बीजू पेड़ मतलब सिरका, दशहरी आम, एक मैंगो का एक डिफरेंट टाइप है दशहरी, तो उसका जो सीड उन्होंने जो खुद बोया था, तो वो पेड़ बड़ा होता गया और अब जो बूढ़ी हो चुकी है दादी, उन्हीं के समान वो पेड़ भी जो है ओल्ड बन गया है। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई, है ना। स्मॉल स्मॉल स्वीट स्वीट दिस टाइप ऑफ सो मेनी मेमोरीज उन्हें जो है याद आती गई। वो इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजब कैसे जा सकती है? सब इन थिंग्स को जो है छोड़कर वो करबला या नजब कैसे जा सकती है, कहकर लेखक हमें बता रहे बच्चों। तो देखिए, इरफान की दादी का परिचय दीजिए, आपको प्रश्न आता है। इरफान की दादी के बारे में जानकारी दीजिए। इरफान की दादी कैसी थी? इरफान की दादी के बारे में जो जानकारी, इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी। जमींदार की बेटी होने के कारण क्या था वहाँ पर? खाने पीने की मतलब जो फूड आइटम्स वगैरह जो किसी की भी कोई कमी नहीं थी, दूध घी सब कुछ रहता था। लेकिन जहाँ वो मैरिज करके आई थी लखनऊ, वो एक मौलवी का घर था, प्रीस्ट का जो है फैमिली होने के कारण वहाँ पर पाबंदियाँ थी। पाबंदियाँ मतलब जो कंडीशंस थे, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ही उनको जो है क्या है, अपनी लाइफ जीनी पड़ती थी, स्पेंड करना पड़ता था। ठीक है, अब आगे, वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, मतलब एक तरह से कब्रिस्तान, फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग मतलब जो है जानते हैं आप लोग, उनका काम उनका वर्क वहीं पर था। इरफान स्कूल गया हुआ था। इरफान जो है कहाँ गया हुआ था? स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। ठीक है, नौकर ने आकर जो है क्या है, खबर समाचार न्यूज़ दी थी कि बीबी का मतलब इरफान की दादी की जो है डेथ हो चुकी है। इरफान की दादी बीबी कही जाती है। इरफान की दादी को किस नाम से बुलाते हैं? बीबी। ओके, बीबी नाम से जो है बुलाते हैं। इरफान तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। ठीक है, इरफान कौन सी क्लास में पढ़ता था? 4th क्लास में पढ़ता था और टोपी से जो है उसकी मुलाकात, इंट्रोडक्शन हो चुका था। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग को समझ में आई। इरफान की दादी के बारे में बताया गया, इरफान की दादी को क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, वो किस तरह से थी, है ना, और वे क्या चाहती थी। ठीक है, इन सब के बारे में, और इरफान की दादी के देहांत के बारे में भी बताया गया। अब इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है कि डेथ से पहले मतलब मरने से पहले, तो इरफान की जो मुलाकात है, मतलब इरफान के जो पिता है मुर्तुजा हुसैन, उनकी पोस्टिंग जो है यहाँ पर ही कहाँ पर हुई थी, एक तरह से हाँ फातमैन में हो चुकी थी। तो वहीं से जो है यहाँ पर हम लोग कहानी शुरुआत होती है। इरफान 4th क्लास में पढ़ता था, वहीं पर उसको स्कूल में डाला गया था, वो 4th क्लास में पढ़ता था, और वहीं पर उसका जो है भेंट एक तरह से इंट्रोडक्शन किसके साथ हुआ? टोपी शुक्ला के साथ हुआ है। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। इरफान को अपनी दादी से बड़ा अफेक्शन था, लव था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वो ज़रा ज़्यादा ही प्यार करता है ना। मदर फादर जो है ब्रदर सबसे जो है वो लव करता ही था, लेकिन मोस्ट वो किसके साथ अट्रैक्ट था? अपनी दादी के साथ। हाँ, अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, मतलब उनकी माँ, अम्मी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्मी? अम्मी मतलब मदर कभी कभी स्कोल्डिंग बीटिंग भी करती थी। लेकिन बाजी का भी यही हाल था। बाजी का मतलब यहाँ पर दिया गया आप लोगों को, बाजी बड़ी बहन, ध्यान रखना है, बाजी मतलब बड़ी बहन भी कभी कभी इनको बीट करती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे, मतलब फादर भी कभी कभी जो है डिसीशंस जो है या कंडीशंस बताया करते थे। नुजहत को जब मौका मिलता तो उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती। छोटी बहन जब व्हेनेवर शी गेट टाइम, तो टाइम पास के लिए जो है इसकी कापियों पर, नोटबुक्स पर जो है क्या बनाती थी? एक तरह से तस्वीरें, चित्र बनाया करती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया, बट
एक वन एंड ओनली इन हिज फैमिली दादी ही, ठीक है ना, उनकी ग्रैंड मदर ही थी जो उनका दिल कभी नेवर हर्ट, ओके ना, उसको जो है कभी भी हर्ट नहीं किया उन्होंने। वो रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलाब का वली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियां सुनाए गए। सो मेनी स्टोरीज जो है रात को नाइट को जो है सुनाया करती थी। सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो इस तरह से शी स्टार्टेड द स्टोरी, ओके ना। हाँ, इन वन प्लेस वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जो है किंग था, ठीक है ना, बादशाह था कहकर इस तरह से वो अपनी स्टोरीज को सुनाया करती थी रात को सोते समय। किसको? इफ़न को। तो इफ़न अपनी दादी से क्यों प्रेम करता था, इफ़न को अपनी दादी क्यों पसंद थी, इस पर प्रश्न आता है। इफ़न के घर में माता पिता, भाई, ओके ना, भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन सब थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको जो है जो मतलब कौन पसंद थी, हाँ, किसको लाइक करता था वो ज़्यादा? अपनी दादी को। क्यों? क्योंकि माँ कभी कभी उसको जो बीट या स्कोल्ड करती थी, या बड़ी बहन भी उसको हमेशा डांटती फटकारती थी, पापा भी कभी कभी जो है कंडीशंस लगाते थे, लेकिन दादी ने उसको कभी भी हर्ट नहीं किया, कभी भी उसका दिल नहीं दुखाया। इसलिए इफ़न किसको चाहता था? वेरी लाइक किसको करता था? अपनी दादी से। क्यों? और भी दूसरी बात, अनदर रीज़न क्या है? इफ़न को हमेशा वो रात को जो है सो मेनी जो है गुड स्टोरीज सुनाया करती थी, इसलिए इफ़न को अपनी दादी बहुत बहुत पसंद थी और उससे प्यार भी करता था। हम टोपी शुक्ला पर बात कर रहे हैं, टोपी शुक्ला कहानी पर बात कर रहे हैं, या इस उपन्यास पर बात कर रहे हैं, हम नॉवेल पर बात कर रहे हैं। तो इसके दो मेन कैरेक्टर्स हमको पता चले, इफ़न और टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला के फैमिली के बारे में तो अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेखक ने नहीं दी है, यहाँ तक हम जो पढ़े। अब आगे हम इफ़न की बात जो कर रहे हैं लेखक, तो इफ़न के परिवार के बारे में, वो मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी दादी के बारे में बताया गया, उसकी दादी की क्या स्पेशलिटी है, दादी कहाँ की है, दादी कौन से लैंग्वेज या डायलेक्ट बोलती है, दादी को क्या करना पसंद है, ये पता चला। उसके बाद इफ़न अपने दादी को क्यों पसंद करता है, ये भी आपको पता चला। मेरा प्रश्न यह है आपसे कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, या पार्ट क्यों है, वाई? तो इस पर प्रश्न आया तो आप क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना है कि टोपी शुक्ला की जो कहानी है वो इफ़न के बिना हाफ है, अधूरी है, ओके ना, अधूरी है। क्यों? क्योंकि इफ़न के बिना हम टोपी को पूरा नहीं बता सकते, या टोपी के बिना इफ़न को हम कंप्लीट करके नहीं बता सकते। तो इस तरह से, क्योंकि पूरी कहानी में टोपी के कंप्लीट स्टोरी में वेरेवर मतलब हम लोग जो है पढ़ेंगे, एक तरह से रीड करेंगे, ठीक है ना, हमें यह वर्ड जो है सुनाई देता है। कौन सा वर्ड? वो इफ़न शब्द। तो इसलिए इस कहानी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहकर लेखक ने भी बताया है और हमें भी पता चला। दूसरा प्रश्न आपके लिए बच्चों ये पूछा जा सकता है कि इफ़न की दादी को क्या पसंद था, या इफ़न की दादी को अपने पीहर मतलब मायके, मदर हाउस जाना क्यों पसंद था, है ना, और वहाँ जाके रहना क्यों पसंद था? तो आप बता सकते हैं इफ़न की दादी जो है क्या एक तरह से ज़मींदार की, लैंडलॉर्ड की जो है रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। अब ये जो मतलब शादी होने के बाद, मैरिज होने के बाद वो एक मौलवी के घर में आ गई थी, और मौलवी के घर में खाना पीना जो है मौज मस्ती से रहना, इंजॉयमेंट से रहना, तो इस तरह के लिए सब कंडीशंस होते हैं, है ना, नॉट अलाउड होता है। तो अपने मदर हाउस जाने के उनको बहुत ही इंटरेस्ट रहता था, ऑलवेज ही शी वेटिंग कि कहाँ पर जाने के लिए, अपने मदर हाउस को जाने के लिए। उसके बाद हमें पता चला कि इफ़न अपनी दादी से क्यों प्यार करता था, हाँ, वाई ई सो मच ऑफ लाइक ए ग्रैंड मदर, ओके ना, क्यों, ये पता चला हमें। क्योंकि घर में सारे परिवार में मदर, फादर, ब्रदर सब रहने के बाद भी वो अपनी ग्रैंड मदर से ज़्यादा अफेक्टेड था,
ये आप पता चला आपको। क्यों? क्योंकि दादी ने कभी उसको हर्ट नहीं किया। उसके बाद क्या पता चला कि दादी हमेशा उसको जो है अपने मतलब वो अपने मन की बातें, सारे फीलिंग्स जो वो शेयर करता था घर में अपने होल फैमिली में, किसके साथ शेयर करता था? वन एंड ओनली अपनी दादी से। और दादी उसे जो है रात में हर दिन सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग उसको बहुत बहुत अच्छी अच्छी जो है वेरी गुड इंटरेस्टिंग जो है क्या है स्टोरीज सुनाया करती थी। इसीलिए इफ़न अपनी दादी से बहुत जो है क्या करता था? प्रेम करता था, प्यार करता था। तो यहाँ तक की कहानी आपको पता चली है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों पेज नंबर 35 पर। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। तो दादी की जो भाषा थी वह हिंदी से थोड़ा सा क्या है, अनपढ़ लोग, इलिटरेट लोग जिस तरह से जो है बात करते हैं, डायलेक्ट थी वो, ठीक है ना। प्योर जो है फॉश हिंदी, फॉश जो है लैंग्वेज में बात नहीं करती थी। लेकिन इफ़न को हमेशा उनकी जो भाषा बहुत ही लाइक करता था उनकी। लेकिन उसके पिता, अब्बू मतलब पिता, कभी भी उस भाषा को बोलने नहीं देते। स्टॉप, ओके ना। वेन एवर ही टॉकिंग लाइक हिज मदर, वो जो है अब्बू उनके फादर जो उनको स्टॉप करते थे। और जब वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वो हंस पड़ती। हाँ, फिर जो वो कंप्लेंट करता कि पापा ने जो है या मुझे फादर ने इस तरह से आपकी भाषा बोलने के लिए जो है स्टॉप किया है, ओके ना, तब वो हंस पड़ती। शी इज लाफ। ओ मोरा का बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगियो। मतलब अनपढ़ गवार की जो है इलिटरेट लोगों का जो है डायलेक्ट है, इसको तुम क्यों बोलने लगोगे। ओके, तो अपने अब्बा की ही बोली बोलो, तुम अपने फादर के ही जो डायलेक्ट है, जो फॉश हिंदी या फॉश लैंग्वेज होती है, यू लर्न दैट ओनली। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। फिर जैसे ही जो है टॉकिंग खत्म हो जाती, फिर से शी स्टार्टेड द स्टोरी। तो वो बादशाह का किहीस कि तुरंत एक तो हिरन मार लिया, ठीक है ना। तो बादशाह ने जो है तुरंत एक क्या मार दिया, हिरन, डियर को मार दिया कहकर कहानी स्टार्ट करती। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। यही डायलेक्ट, यही दादी का जो बोलने का जो स्टाइल था, लैंग्वेज का जो स्टाइल या लैंग्वेज का जो डायलेक्ट था, ये भी टोपी के दिल में उतर गई थी। वो भी इस डायलेक्ट को वेरी लाइक करता था। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। तो देखिए, इफ़न की दादी ने उसको जो है मतलब इफ़न की दादी को टोपी ने कहाँ पर देखा था, एक पार्टी में देखा था। और टोपी जो है अपनी दादी से नफरत, हेट करता था। क्यों? क्योंकि वो जो है डिफरेंट किस तरह की भाषा बोलती है उसे समझ में नहीं आता था। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी, मतलब इफ़न और उसके पिता फादर की द लैंग्वेज इज सेम। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। वेनेवर टोपी गोज टू इफ़न हाउस, वो हमेशा यू वांट टू सिट बिसाइड टू दादी। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश न करता। ही नेवर वांट टू दैट, किसके साथ टॉक करने के लिए, इफ़न की माँ या इफ़न की जो बड़ी बहन है उनसे बात करने की कभी भी ट्राई नहीं करता था। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तो वो दोनों भी मतलब इफ़न के मदर एंड इफ़न की जो बड़ी बहन है, वो जो मतलब यहाँ पर दादी की बातें सुनने और दादी के साथ बात करने के लिए, टॉक करने के लिए आता था, उनकी भाषा लर्न करने के, उनको लैंग्वेज लर्न करने के लिए आता था। तो उसकी लैंग्वेज वो सुनकर, लिसन करके जो वो लाफिंग करते थे, तब उसको जो सेव कौन करती थी, इफ़न की दादी ही सेव करती थी। तो यहाँ तक की कहानी बच्चों कि टोपी को भी किसकी दादी पसंद थी, अपनी दादी या इफ़न की दादी। तो टोपी को भी अपनी दादी पसंद नहीं थी। ही डिडंट लाइक या डोंट लाइक हिज ग्रैंड मदर, ओके ना। ही लाइक किसकी जो है ग्रैंड मदर को वो लाइक करता था,
इरफान के ग्रैंडमदर को लाइक करता था।